जोहार साथियों, मैं मुकेश विरवा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुख्यालय यानी चाईबासा में नो एंट्री लागू करने की लड़ाई तेज हो चुकी है। इस खबर के अनुसार 74 नामजद और 500 अज्ञात लोगों पर जानलेवा हमले का केस दर्ज किया गया है, जबकि 16 लोग जेल भेजे गए हैं। यह जो पैटर्न है नया नहीं है, सिर्फ आंदोलन करने वाले नेता लोग नए थे, जिन्हें इस तरह के आंदोलन के उस रूप में जानकारी नहीं थी कि ऐसे आंदोलनों को कैसे शांति भंग करने वाले आंदोलन के रूप में बदला जाता है। और यह रणनीति या साजिश खुद प्रशासन, पूंजीपति और राजनीतिक पार्टियों के लोग करते हैं, ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है उसमें उन लोगों के लिए फ़ायदे का कोई सौदा हो। जब भी कोई आंदोलन होता है उसमें अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है। केसी हेम्ब्रम जब भी कभी रैली निकालते थे तो उस रैली के बीच में यदि कोई भी व्यक्ति घुसता है तो वे लोग थप्पड़ों की बारिश कर देते थे कि हमारे रैली के बीच में घुसने की हिम्मत कैसे की। एक एक व्यक्ति पर उन लोगों की नज़र रहती थी कि हमारे रैली के बीच में कोई अनजान आदमी तो नहीं आया। उसी तरह इचा डैम का विरोध 2004-05 में, उस समय अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, इचा डैम को फिर से शुरू करने की योजना बन गई थी। उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा डैम का शिलान्यास करने के लिए आने वाले थे। डैम स्थल पर पंडाल बना दिया गया था ताकि शिलान्यास किया जा सके, लेकिन डैम क्षेत्र के हो आदिवासियों की यह बहुत पुरानी लड़ाई है, तो वे लोग अच्छी तरह जानते थे कि ऐसे आक्रोशों में प्रशासन की रणनीति क्या होती है। इसलिए सबसे पहले 100-150 की संख्या में यूथ लोग वहां जाकर पंडाल को अपने सुरक्षा में लिए। जो लोग वहां पर थे उन्हें बाहर हटा दिया गया। बाकी लोग रोड किनारे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को घुसने नहीं देने के लिए मोर्चा संभाल लिए। घंटों मुख्यमंत्री इंतजार करते रहे, लेकिन आंदोलनकारी हो आदिवासी टस से मस नहीं हुए। नतीजा उद्घाटन नहीं हो सका। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि यदि शिलान्यास के लिए बनाए गए पंडाल की सुरक्षा नहीं की जाती तो प्रशासन के लोग या ठेकेदार के लोग वहाँ जाकर पंडाल को जला देते और आंदोलनकारियों के ऊपर में ही इसी तरह के नामजद और अज्ञात लोगों के नाम पर केस दर्ज किया जाता। क्योंकि इचा डैम की लड़ाई 1980 के दशक से लड़ी जा रही है, तो इसका अनुभव उन लोगों के पास था, जिस कारण से बिना एक बूंद खून बहे ही इचा डैम के शिलान्यास को रोक दिया गया। उसी कड़ी में उस दरमियान में गांव-गांव में ज़मीन अधिग्रहण संबंधी नोटिस आते थे और उसका भी उनके संगठन ने माकूल जवाब दिया। नतीजा यह हुआ कि डैम को आगे बढ़ाने के संबंध में सारी प्रक्रियाएं बंद करनी पड़ी। नो एंट्री को लागू करने के लिए जो भी नेतृत्व ने मोर्चा संभाला, उन लोगों को इन सब आंदोलनों की थोड़ी बहुत सीख लेनी चाहिए थी कि जब आप आंदोलन कर रहे होंगे तो आपके बीच में वैसे लोग भी शामिल होंगे जो आपके आंदोलन को भटकाने के लिए आपके बीच में वो सब होंगे। जब भी आप ऐसे आंदोलनों में होते हैं तो आपके चेहरे को पढ़ने के लिए भी फेस रीडर लगाए जाते हैं। कई लोग आपको घूर रहे होंगे, वे देख रहे होंगे कि फलाना व्यक्ति किन बातों से चिढ़ता है, कौन व्यक्ति कैसी बातों से भड़क जाता है। आपके आंदोलन के चरित्रों को वे लोग कैप्चर कर रहे होते हैं, उसकी प्रोफाइलिंग कर रहे होते हैं, और जब मौका मिलता है तो उन्हीं कमज़ोर कड़ियों से आपके प्रदर्शन को उग्र किया जाता है। शायद यही कुछ हुआ यहाँ पर भी। जबकि किसानों के आंदोलन को हमने देखा, 1 साल तक वे लोग डटे रहे, अंततः सरकार को ही झुकना पड़ा। गांधी जी अहिंसा के बल पर देश को आज़ाद दिला पाए। जहाँ एक भी पत्थर या ईंट चल जाता है तो उसे हिंसा की कैटेगरी में लाया जाता है और आपके ऊपर IPC, CRPC और ना आजकल नया कानून है उसकी धाराएं चालू हो जाती है। ज्ञात हो यहाँ आदिवासी हो समुदाय के लोग बहुतायत में रहते हैं। समुदाय की मांग है कि दिन के समय में NH-220 और NH-75E और शहर के बाईपास मार्गों से भारी वाहन जैसे ट्रक, डंपर आदि का प्रवेश या परिचालन रोका जाए। यहाँ के आदिवासियों का कहना है कि इन मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही से दुर्घटनाएं बढ़ रही है, लोगों की जान जा रही है। और ग्रामीणों की बात की जाए तो उनके दावे के अनुसार पिछले वर्ष लगभग 155 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ये आंकड़े पुष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार और ट्रैफिक विभाग से ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं मिली है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत को समझें तो दिन के समय भारी वाहनों के परिचालन से तांबो चौक और गितिलपी गाँव के इर्द गिर्द हुए मौतों के कारण काफ़ी आक्रोशित प्रदर्शन हुए थे, जिसमें कुछ आंदोलनकारी लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए। न्यायोचित मांगों को दरकिनार करके प्रशासन ने उन लोगों के ऊपर में कार्रवाई करने का जो प्रयास किया, उसी कारण से आंदोलनकारी आदिवासी ग्रामीणों के बीच पहुंचकर 27 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिए।
और टारगेट किया गया परिवहन मंत्री के रूप में आदिवासी हो समाज के ही विधायक दीपक बिरुवा जी को। ग्रामीणों ने दीपक बिरुवा का आवास घेरने का ऐलान किया। तो इस ऐलान के बाद जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें से रमेश बालमुचु, माधव चंद्र कुंकल, रियांश सामंत और सोना सावैया जैसे अगुवाकर्ता और युवा नेताओं को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भी ग्रामीणों ने 27 अक्टूबर से दीपक बिरुवा के घर जाने की प्लानिंग के साथ सड़क पर आ गए। जब उन्हें दीपक बिरुवा के घर तक जाने नहीं दिया गया तो वे लोग तांबो चौक पर अपना बोरिया बिस्तर के साथ वहीं खाना आदि बनाने लगे, जहां देर रात को ग्रामीणों और पुलिस के बीच प्रायोजित झड़प, पथराव, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले तक चले। मैं यह शब्द प्रायोजित यूज कर रहा हूं क्योंकि आंदोलन भी इतना अनुशासित नहीं था जिसका फ़ायदा विरोधी गुट, जिसमें प्रशासन भी, पूंजीपति भी और राजनीतिक पार्टी वाले भी उठा सकते थे, और हुआ भी। वास्तविक कारणों को तो आने वाले समय में जाकर जाना जा सकेगा। इस समय शक की सुई सभी लोगों के ऊपर में है। ग्रामीण लोग चुपचाप खाना आदि बनाकर रात में जमे हुए थे। उसी बीच में जो बैरिकेड लगी थी उस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। अब सवाल ये उठता है कि ये पत्थर आया कहाँ से, जिसमें प्रशासन, पूंजीपति, पक्ष और विपक्ष के लोग और कुछ हुड़दंगी लोग, ये सभी शक के दायरे में हैं। लेकिन इस तरह के जो प्रदर्शन होते हैं जिसमें एक तरफ कॉरपोरेट के फ़ायदे होते हैं और दूसरी तरफ जनता, तो उसमें अक्सर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की घटनाएं स्पॉन्सर होती है। तो चलिए वो तो समय आने पर पता चल जाएगा, लेकिन इस समय यह मुद्दा सिर्फ ग्रामीणों का ना होकर विपक्ष की यानी भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे को उठाया और 29 अक्टूबर को कोल्हान बंद का ऐलान किया। 27 तारीख की झड़प के बाद दोनों तरफ से नुकसान होने का दावा किया गया है। लेकिन मेरा आप लोगों के बीच इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इसमें जिम्मेदार आखिर कौन लोग हैं, जो दिन के समय में जब बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग सब्जी आदि खरीदने निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, उस समय में भारी वाहनों को उनके बीच से गुजरने देने का आदेश आखिर कहां से आता है। इस पर प्रशासन ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और ना ही परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने। लेकिन हम कानूनी तरीके से भी कुछ चीज़ों को जानने समझने का कोशिश करते हैं। भारी वाहनों के चलने से दुर्घटना की संभावनाएं काफ़ी बढ़ी हुई है और हो भी रही है, विशेषकर तब जब मार्ग योजना यानी किस सड़क पर कौन सी गाड़ी जाएगी, जैसे चाईबासा शहर के अंदर से कोई भी भारी वाहन नहीं जाती है। गति नियंत्रण यानी किस जगह में किस स्पीड से गाड़ी चलाई जाए और आवाजाही का समय आदि ठीक ना हो तो दुर्घटनाओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ही। इस मामले में ग्रामीणों का तर्क है कि दिन में भारी वाहन नहीं होने चाहिए ताकि स्कूल, कॉलेज, बाजार के आसपास सुरक्षित माहौल हो। चाईबासा व आसपास के इलाके में आदिवासी और मूलवासी आबादी मूल रूप से रहती है। हमारी जीवन शैली, सड़क का उपयोग और ट्रकों का प्रभाव बिल्कुल ही अलग होता है। इसीलिए इस तरह की मांगें सामाजिक न्याय के नज़रिए से भी देखी जानी चाहिए। यह भी देखना होगा कि क्या विकास योजनाओं या भारी वाहनों के द्वारा आदिवासी लोगों की सुरक्षा या जीवन शैली प्रभावित हो रही है, क्योंकि लोगों की मौत तो हो ही रही है। आदिवासियों के गाय बैल मर रहे हैं जो उनकी जीविका का मुख्य आधार है। दुर्घटनाओं के साथ वायु प्रदूषण से भी आदिवासियों की ज़िंदगी बदतर हो रही है। एक तरह से यहाँ पर आदिवासियों को धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ दिया गया है, जबकि कहने के लिए तो संविधान भी प्रत्येक नागरिक को जीने का अधिकार देती है। इस समय पक्ष, विपक्ष और शासन प्रशासन को इसकी समझ नहीं हो पा रही है या जानबूझकर आदिवासियों को आंदोलन में झोंका जा रहा है। एक और बात है कि अगर राष्ट्रीय राजमार्ग या बाईपास पर नो एंट्री लागू करनी है तो इसके पीछे प्रशासन, परिवहन विभाग, सड़क इंजीनियरिंग, ट्रक संचालन आदि कई पक्ष होंगे। नीति निर्माण, उसका निष्पादन, निगरानी और स्थानीय संवेदनशीलता का संतुलन बहुत जरूरी है। यह आंदोलन केवल नो एंट्री की मांग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्थानीय नेतृत्व, गिरफ्तारी, प्रदर्शन प्रबंध और पुलिस प्रशासन के व्यवहार से संबंधित कई सवाल उठ रहे हैं। अब इस परिस्थिति में प्रशासन को तार्किक रूप से यह देखना होगा कि कौन से वाहन किन समयों में किन मार्गों से हटाया जाए ताकि पूरी बंदी ना भी हो, लेकिन समय सीमा, मार्ग विभाजन और वैकल्पिक मार्ग आदि विकल्प दिए जा सकें। इस पर स्थानीय लोगों से वार्ता अवश्य होनी चाहिए ताकि उनकी सुरक्षा चिंताओं, खासकर स्कूल जाने वाले बच्चे और पैदल चलने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए नीति बनाई जाए। नियम तो बन जाएंगे पर अनुपालन नहीं होगा तो भी फिर समस्या बनी ही रहती है। अगर भारी वाहनों की आवाजाही स्थानीय आदिवासी मूलवासी इलाके को असाधारण रूप से प्रभावित कर रही हो
तो सिर्फ टेक्निकल समाधान से सब कुछ प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भी ध्यान देना होगा। वैसे भी यह क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अधीन में आता है, जिसका प्रबंधन सामान्य क्षेत्रों से बिल्कुल अलग माना जाता है। समता बनाम आंध्र प्रदेश के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5वीं अनुसूची की जो व्याख्या की है, उसके हिसाब से तो 5वीं अनुसूची इलाकों में आदिवासी अधिकार एवं उसके स्वशासन को आत्मसात किए बिना कोई भी फैसला अवैध है, यानी हाथों दोनों की सहमति लेना जरूरी है। संपूर्ण देश के स्तर पर अगर देखा जाए तो आदिवासियों की जनसंख्या गैर आदिवासियों की जनसंख्या की तुलना में बहुत ही कम होती है, जिससे वे लोग अपने हक और अधिकार के लिए फैसले नहीं कर सकते। इसीलिए उसके लिए संविधान के अंदर ही एक और संविधान को निहित करते हुए 5वीं अनुसूची की परिकल्पना की गई है। 5वीं अनुसूची का मतलब कोई भी कानून देश में चल रहा हो, लेकिन जब 5वीं अनुसूची में उसे अनुपालन करने की बात आती है तो वहाँ अपवादों और रूपांतरणों का सहारा लिया जाना है। ऐसी कोई व्यवस्था आप 5वीं अनुसूची में नहीं लागू कर सकते हैं जिससे वहाँ की शांति और सुशासन भंग हो। जो भी व्यवस्था वहाँ लागू होगी उस पर नियंत्रण और प्रशासन का अधिकार वहाँ के समुदाय का होगा। कहने का मतलब 5वीं अनुसूची में नियंत्रण और प्रशासन के लिए अपवादों और रूपांतरणों का सहारा लेकर शांति और सुशासन स्थापित करना है, ना कि शांति और सुशासन को भंग करना है। यहाँ हम देख सकते हैं कि दिन के समय जब लोग अपनी दिनचर्या के काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, खेत खलिहानों में काम करने जाते हैं, गाय बैल भेड़ बकरी मुर्गा मुर्गी इत्यादि स्वच्छंद रूप से घूमते हैं, उस समय भारी वाहनों की आवाजाही से सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि प्रभावित हो रही है, यहाँ की शांति और सुशासन भंग हो रही है। तो ये बात तो एक हुई, लेकिन हमें यह बात भी समझनी होगी कि हिंसा किसी भी आंदोलन को अपने रास्ते से भटका देता है। ग्रामीण लोग इस मांग पर अड़े हैं कि दिन के समय भारी वाहनों का परिचालन रुके। इसके लिए अपने विधायक, जिनको वे लोग वोट देकर जिताए हैं, उनसे संवाद करना चाहते थे, ताकि स्पष्ट हो कि ये कौन है जिन्होंने ऐसा आदेश पारित किया कि दिन के समय में भी भारी वाहन ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजर रहे हैं। क्योंकि वे खुद परिवहन मंत्री हैं, इसीलिए इस पूरा करप्शन में उनका भी हिस्सा है, ये लोगों का ऐसा मानना है। आप जानते होंगे कि जब आदिवासी गांव होता है तो उसमें गाय बैल भेड़ बकरी भैंस मुर्गा मुर्गी बत्तख आदि कई तरह का जो इकोसिस्टम है, वहाँ सभी स्वच्छंद होकर विचरण करते हैं। उनके लिए अपने गांव का जो क्षेत्र है वही इन पशु पक्षियों के लिए गेम सेंचुरी की तरह काम करता है। गेम सेंचुरी की बात सारंडा अभ्यारण्य के मामले में आई, जहाँ किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि पर पाबंदी हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पाले हुए जानवरों के लिए अपने गांव का इलाका भी उनके लिए गेम सेंचुरी के रूप में काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दिन में भारी वाहनों की आवाजाही लगातार जारी है। आप मामले को समझते जाइए कि कैसे पूंजीपति लोग अपने हक और अधिकार को 10 चक्का 20 चक्का गाड़ियों तले रौंद रहे हैं, और पार्टियां आपके आंदोलनों के नाम पर रोटी सेंकने में लगी हुई है। समझिए कि यदि किसी परिवार का बैल दुर्घटना में मारा जाता है तो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था बुरी तरह बिगड़ जाती है, क्योंकि आदिवासी आज भी पारंपरिक खेती पर निर्भर है और उसी से वे हजारों वर्षों से अपना जीविका चला रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम का तो अलग से आंकड़ा नहीं मिला, लेकिन झारखंड राज्य में 2023 में कुल आंकड़ा 5,631 मौतें दुर्घटना से हुई। यह पैटर्न काफ़ी चिंताजनक है, जबकि उसी वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर 1.73 लाख रोड एक्सीडेंट में डेथ हुए थे। जहां तक नो एंट्री जैसे प्रावधान को लागू करने की बात है तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा को 115 जो है, राज्य सरकार या अधिकृत प्राधिकरण लोक सुरक्षा या सुविधा के हित में किसी क्षेत्र या सड़क पर विशेष श्रेणी के वाहनों के चलने पर प्रतिबंध या शर्तें लगा सकता है। इसलिए गजट नोटिफिकेशन या उचित ट्रैफिक साइन जरूरी होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी यह संकेत इस तरह के प्रावधान लगाने या हटाने की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी शक्ति देती है, जो उपधारा 116 के तहत समन्वित है। तो जनता की जो अभी मांग है NH 220 और NH 75E या बाईपास पर दिन के समय भारी वाहनों पर रोक लगे, खासकर लौ अयस्क और बालू ढोने वाले ट्रकों के लिए, ताकि स्कूल हो या बाजार या आवासीय इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उदाहरण के तौर पर
कई पर्व त्योहारों में भारी वाहनों की अस्थायी नो एंट्री को हम सब ने देखा, लेकिन झड़प के बाद न्यायिक जांच और कार्रवाई की मांग और बंद का ऐलान इत्यादि से नीतिगत तरीके से बात को आगे बढ़ाने की संभावना भी बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि इन सब प्रदर्शनों से कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नीतिगत निर्णयों में भी अब इन सब बातों को ध्यान रखा जा सकता है। अब हम कानूनी रूप से भी इन मांगों को देख लेते हैं। शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 मुख्य रूप से सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा के लिए वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति को दर्शाता है। इसके तहत राज्य सरकार या उसका अधिकृत अधिकारी या आदेश जारी कर सकता है कि पहला, लोक सुरक्षा या सार्वजनिक सुविधा के हित में ऐसा करना जरूरी हो और यह मामला उसी श्रेणी में आ रहा है। दूसरा, किसी निर्धारित क्षेत्र या सड़क पर ऐसा पाबंदी लगाई जा सकती है, उस क्राइटेरिया में भी चाईबासा वाला मामला सटीक बैठ रहा है। पूरे नेशनल हाईवे पर नहीं बल्कि शहर से सटे गांव इलाकों में लगाना है। तीसरा, किसी विशेष प्रकार के वाहन पर, इस प्रक्रिया में भी यह मामला सटीक बैठ रहा है क्योंकि बड़े वाहनों पर जैसे ट्रक, डंपर आदि पर पाबंदी की बात है। चौथा, यह भी हो सकता है कि सभी वाहनों पर पाबंदी लगाई जा सकती है जैसे पर्व त्योहारों के मामलों में हम देखते हैं। और पांचवा, कि कुछ समय के लिए भारी वाहनों पर रोक या प्रतिबंध को सीमित किया जा सकता है, यानी सिर्फ दिन के समय के लिए ग्रामीण मांग कर रहे हैं, यानी ग्रामीणों की मांग कानून के दायरे में बिल्कुल सही है। इस रूल के अनुसार सरल भाषा में समझें तो NH 220 और NH 75E के उन हिस्सों में प्रतिबंध या पाबंदी लगाने की बात हो रही है जहाँ पर ग्रामीणों का आपत्ति है। ट्रक, डंपर या ज़्यादा बड़ी गाड़ियों को ही दिन के समय परिचालन से रोका जा सकता है या समय फिट किया जा सकता है, जैसे सुबह 6 से शाम 6 बजे तक या फिर सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक, और इसका लिखित आदेश नोटिफिकेशन के मार्फत साइन बोर्ड आदि लगाकर लागू किया जा सकता है। चाईबासा वाले मामले में दिन में भारी वाहनों पर नो एंट्री जैसी जो मांग है वह यही धारा इस्तेमाल करके वैधानिक आदेश के रूप में लागू की जाती है, यानी यह मांग भावनात्मक और सामाजिक ही नहीं बल्कि कानूनी रूप से भी उपलब्ध शक्ति के भीतर पूरी तरह फिट बैठती है। मैं इसमें पक्ष और विपक्ष के दावों को नहीं सम्मिलित कर रहा हूँ क्योंकि नेता लोगों का काम है आवाज़ उठाना और उनके आवाज़ों के मार्फत भी हमें चीज़ों को समझनी चाहिए, लेकिन कभी कभी होता क्या है, उन सबके आवाज़ों के चक्कर में हम मूल मुद्दों से भटक जाते हैं। मैंने इस वीडियो में कोल्हान के हो आदिवासियों की सड़क सुरक्षा के संबंध में मांग क्या है, किस तरह का आंदोलन चल रहा है या चला, कानून क्या बताता है और किसको अधिकार है, यही चीज़ें आपको समझ में आए इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ। यह बात भी सामने आ रही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जरूर केंद्र के अधीन आते हैं, लेकिन सड़क पर जो ट्रैफिक नियंत्रण है या रेगुलेशन है, जैसे नो एंट्री हो, गति सीमा हो या डाइवर्जन हो या समय सीमा आदि, राज्य सरकार के द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 या 116 के तहत जारी किए जाते हैं। इसका सिद्धांत स्पष्ट है कि ट्रैफिक रेगुलेशन राज्य सरकार के अधीन होता है, लेकिन कुछ मामलों में केंद्र की भूमिका भी होती है, उसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। पहला, यदि प्रतिबंध या गाड़ियों के परिचालन को लगातार और दीर्घकालिक बंदी की गई हो, मतलब एक दिन नहीं कई दिनों तक अगर गाड़ियों का परिचालन को रोक दिया जाए, जैसे कोई अस्थायी डाइवर्जन बना दिया गया हो या सड़क बनाने में कोई जियोमेट्रिकल चेंज की जा रही हो, उस स्थिति में केंद्र की भूमिका होती है। यहाँ पर वैसी स्थिति तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन क्या पता वो लोग वो भी कारण बता रहे हो अंदर में। दूसरा कारण, यदि भारी वाहन प्रतिबंध से राष्ट्रीय लॉजिस्टिक या खनन कॉरिडोर या पोर्ट सप्लाई पर प्रभाव पड़ता हो। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स, आप समझ जाइए कि किस किस के लॉजिस्टिक की बात हो रही है। फिर कह रहा है कि खनन कॉरिडोर प्रभावित होता हो। मैंने अपने कुछ वीडियो में आपको स्पष्ट किया था कि लव एस ट्रायंगल या आयरन ट्रायंगल, जिसमें झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आते हैं, इसको आयरन ट्रायंगल के खनन कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जाना है। इसी कारण से इन राज्यों में सत्ता हथियाने के लिए राष्ट्रीय पार्टियां जी जान से ताकत लगाती भी है। अभी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भाजपा का शासन भी है, तो झारखंड में किसी भी कारण से शांति व्यवस्था भंग कर अप्रत्यक्ष शासन का प्रयास भी हम कह सकते हैं। वे खनन कॉरिडोर को प्रभावित करने वाले सड़क बताकर केंद्रीय निर्देशों से वे काम कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि यदि किसी पोर्ट से कच्चा माल जा रहा हो और सप्लाई चेन धीमा हो, तो उस स्थिति में भी केंद्र सरकार गाड़ियों के परिचालन को बढ़ाने का आदेश दिन के समय में कर सकती है।
पारादीप बंदरगाह से देश विदेशों को कच्चा माल ही सप्लाई होती है। यानी यह कारण बताकर भी केंद्र दिन के समय पूंजीपतियों की गाड़ियों को इस सड़क का इस्तेमाल की अनुमति दे सकती है। इन सारे कारणों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के मामले में रुंटा को शामिल नहीं किया जाए, यह भी नहीं हो सकता। लेकिन यह सभी आदेश राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा संरक्षणात्मक हस्तक्षेप की प्रकृति का होना जरूरी है। यानी देश के विकास के लिए ज़रूरी है साबित करना है, और यह साबित करना सरकार और पूंजीपतियों के बाएं हाथ का खेल है। ये सब चीज़ें हम सभी जानते हैं। एक बात और है, यदि राष्ट्रीय राजमार्ग ने पहले से ही किसी मार्ग को विशेष उद्देश्य का कॉरिडोर घोषित किया हो और राज्य का आदेश उससे टकराता हो तो फिर केंद्र का आदेश ही मान्य माना जाता है। इससे संबंधित कोई भी आदेश और अध्यादेश अभी तक हमें नहीं मिला है। जब मिलेगा तो उस पर भी आगे और हम चर्चा करेंगे। और सबसे आदर्श स्थिति तो वो होती है कि केंद्र और राज्य आपसी सहमति से भारी वाहनों का परिचालन को संचालित करें। लेकिन जब भी नो एंट्री जारी होगा तो राज्य के अधिकृत पदाधिकारी के माध्यम से ही जारी होंगे। यानी आदेश राज्य के माध्यम से ही होंगे, भले निर्देश केंद्र से उपरोक्त के आलोक में आया हुआ जो मैंने ऊपर बताया। तो इस तरह से यह प्रक्रिया आगे कैसे जाती है, राजनीति में उलझ जाती है या अपनी मांग को लेकर आदिवासी लोग और बेहतर रणनीति से आगे आते हैं, वह तो समय बताएगा। लेकिन इस समय के लिए इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।